हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 86 के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन इसमें एक साथ 5 कार्यपत्रक करेंगे, 86 से लेके 90 तक, और साथ में आकलन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, स्वतंत्र लेखन कर पाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखिए और अपने मन से एक कहानी बनाइए और उसे शीर्षक भी दीजिए। जैसे शीर्षक है मूर्ख शेर, यानी यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार अपन ने इसको दिया है, यानी मूर्ख शेर का टाइटल दिया, शीर्षक दिया है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत भूखा था, शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक खरगोश मिल जाता है। वह उसे खाना चाहता है। तब खरगोश कहता है, महाराज, इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा है। शेर ने कहा, कहाँ है वह? खरगोश शेर को यानी कुएं में दिखाता है, यानी कुएं के पास ले जाता है और कुएं में दिखाता है। शेर अपनी परछाई देखकर कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। अब इससे जैसे उसको परछाई दिखाई दी, उसने सोचा हाँ दूसरा शेर आ गया है, तो वो क्या करता है, कुएं में छलांग लगा जाता है और इसके मर जाता है। तो इसका शीर्षक हो गया मूर्ख शेर। दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हो? वे कार्य और उनको न कर पाने के कारण दी गई सारणी में लिखिए। जैसे कार्य यहाँ है और यहाँ लिखना है न कर पाने का कारण। जैसे फर्स्ट है मोटरसाइकिल चलाना, तो गिर जाने पर चोट लगने का डर लगता है। फिर है दूसरा, रात में घर से बाहर जाना, तो रात को अंधेरे से डर लगता है। तीसरा है बिजली का काम करना, यानी करंट लगने का डर रहता है, यानी बिजली का काम करते हैं तो क्या रहता है, करंट लगने का डर रहता है। फिर चौथा है पशुओं को चारा डालना, यानी मारने का डर लगता है, यानी छोटे बच्चे होते हैं तो पशुओं को चारा डालते हैं तो उसको मारने का भी भय रहता है। फिर है अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 87, दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पहला है गद्यांश को पढ़कर अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर आप तनाव में हैं या फिर आपको किसी तरह की घबराहट या बेचैनी हो रही है तो जल्दी ही घर के किसी सदस्य को या फिर करीबी मित्र को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो किसी हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है। इनकी जानकारी सभी अखबारों में मिल जाती है। फिर है यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें यानी किसे बताना चाहिए? तो यह बात परिजनों यानी परिजन को या फिर करीबी मित्र को बतानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हेल्पलाइन पर फोन करना चाहिए। अगला है इस गद्यांश का भाव क्या है? तो इस गद्यांश का भाव है बच्चों को तनाव व घबराहट में चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके बारे में परिजनों या मित्रों को बताना चाहिए। फिर है तनाव व घबराहट होने पर आप क्या करते हो? तनाव व घबराहट होने पर अपने परिवार के सदस्यों को बताते हैं। अगला प्रश्न है आपके मित्र को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो उसे ध्यान कर शांत रहने के लिए कहेंगे। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 88, दक्षता, अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। पहला, आइए कहानी पूरी करते हैं। एक दिन एक सुंदर सी चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरी चिड़िया से हुई। दूसरी चिड़िया ने उससे पूछा, बहन कहाँ से आ रही हो? चिड़िया ने उससे कहा कि मैं आकाश का संदेश लेकर धरती पर जा रही हूँ। पहली चिड़िया ने पूछा कि क्या संदेश लेकर धरती पर जा रही हो? तो पहली चिड़िया ने बताया कि अब बारिश का समय आ गया है। जब चिड़िया धरती पर पहुंची तो उसने देखा सभी लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सभी को वर्षा का इंतजार है। फिर उसने वापस जाकर आकाश से कहा, हे आकाश, अब आप बादल को आदेश दीजिए वह वर्षा करे जिससे किसान फसल उगा सके। फिर यहाँ पे आपको पढ़िए और हंसिए। कर्ण, अरे भाई आज तो गजब हो गया। वासु, क्या बात है? कर्ण कहता है, मेरे कुत्ते ने डीजल पी लिया, तभी से वह चक्कर लगा रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। वासु, चिंता मत करो, जब डीजल खत्म हो जाएगा तब वह अपने आप रुक जाएगा। एक यानी जोक लिखा गया है साथ में ताकि आप मनोरंजन कर सकें।
अगला है कार्यपत्रक 89 दक्षता। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांव के लोग बहुत खुश थे। एक चमत्कारी बाबा उनके गांव आए थे। बाबा के लिए विशेष रूप से व्यंजन तैयार कर गांव के लोग सुबह शाम मंदिर के पास इकट्ठा होते। जब यह बात तेनालीराम को पता चली तो उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। वह मंदिर गया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने मंत्र का जाप आरंभ किया। तेनालीराम ने देखा कि बाबा एक ही मंत्र को बार बार दोहराए जा रहा है। तेनालीराम को पता चल गया कि वह बाबा ढोंगी है। अचानक तेनालीराम को आगे बढ़ा और उसने बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, तेनालीराम चिल्लाया। सब लोग चौंक गए। ये बाबा इतने महान हैं कि इनकी दाढ़ी का एक बाल ही मुझे हमेशा के लिए धन्य कर देगा, तेनालीराम ने कहा। तुरंत ही बाबा की दाढ़ी के बाल पाने के लिए भागदौड़ मच गई। भयभीत होकर बाबा अपनी जान बचाकर भागा और लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो पहला इसका प्रश्न है, तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी है? तो वह एक ही मंत्र बार बार दोहरा रहा था, इसलिए उनको पता चल गया। दूसरा है, इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? चतुर और बहादुर। अगला है, जब तेनालीराम को यह पता चला कि बाबा ढोंगी है तब उसने क्या किया? तो बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई है। यहां तेनालीराम ने चाबी किसे कहा है? दाढ़ी के बाल को। आप तेनालीराम की जगह होते तो बाबा को क्या सबक सिखाते? तो बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि वह लोगों की भावनाओं से खेल रहा था। अगला है कार्यपत्रक 90 दक्षता। विधा परिवर्तन कर सीख पाना। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सोपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहार। ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़िए। इसकी पंक्तियों को हम इस प्रकार लिखेंगे, अभी न होगा मेरा अंत, तो इसको लिखेंगे मेरा अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी तो आया है, क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ। मेरे वन में मृदुल बसंत, मेरे वन में वसंत ऋतु, अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, हरे हरे हैं ये पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सपन मृदुल कर, यानी डाली कली व कोमल, मैंने ही अपने सपने को मृदुल किया। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहार, मैं ही निश्चित कलियों पर फेरूंगा एक प्रत्युष मनोहार जागा। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा करना है। फिर है आकलन 16। हेलेन केलर 1880 से 1968 एक ऐसा नाम है जो अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। अब अपन इसके प्रश्नों को देखते हैं। जैसे दिए गए गद्यांश में युगम शब्द का सही जोड़ा, तो लिखना पढ़ना। आत्मकथा शब्द का अर्थ है स्वयं के जीवन की बातें। हेलेन ने पढ़ने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, ये क्या है? मुहावरा है। मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, वाक्य के भेद को पहचान कर गोले पर निशान लगाएं, तो ये मिश्रित वाक्य है। अगला है उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। हेलेन केलर एक ऐसा नाम जो लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी बचपन से ही आंखों की रोशनी न होने पर भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ लिखी। अगला है, हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी ख़त्म ही नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती? तो क्योंकि उन्हें
दिखाई नहीं देता था, जिसके कारण संसार की वस्तुओं को न देख पाने के कारण उन्हें ऐसा लगता था। अगला है हेलेन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है? स्टोरी ऑफ लाइफ। क्या नाम है? स्टोरी ऑफ लाइफ है। लास्ट है हेलेन केलर के जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों की समस्याओं को पहचान कर लिखिए। कहीं भी आने जाने में दिक्कत आती है, उन्हें अपने काम करने में परेशानी होती है, अन्य लोगों की तरह वे जीवन नहीं जी पाते। तो ये क्या है? अपना अंतिम प्रश्न है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।